शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पलवल से बड़ी खबर के साथ। इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी पलवल से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। लगातार लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम से जुड़ी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पलवल में इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं और वहां पर मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। दतीर गांव में सीएम ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया है। थोड़ी देर में मडकुला और हतीन का दौरा भी मुख्यमंत्री करेंगे। मडकुला और हतीन में सीएम जन समस्याएं सुनेंगे। बागपुर गांव में भी ग्रामीणों की उन्होंने समस्याएं सुनी हैं। 3 दिन तक जिले के गांवों में सीएम जनसंवाद करेंगे और अभी मुख्यमंत्री पलवल के दतीर गांव में मौजूद हैं, जहां पर ग्रामीणों के साथ उन्होंने जनसंवाद साधा है। और थोड़ी देर में मडकुला और हतीन का दौरा भी मुख्यमंत्री को करना है। मडकुला और हतीन में मुख्यमंत्री लोगों के साथ रूबरू होंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही बागपुर गांव में भी ग्रामीणों के साथ रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना। तो 3 दिवसीय ये जनसंवाद मुख्यमंत्री का जिले के गांवों में है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं पलवल से, जहां पर मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। दतीर गांव में इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं और ग्रामीणों के साथ संवाद कर रहे हैं। थोड़ी देर में मडकुला और हतीन के दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। मडकुला और हतीन भी थोड़ी देर में जाएंगे मुख्यमंत्री। दतीर गांव में लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद सीधा मडकुला और हतीन के लोगों से मुलाकात करेंगे। मडकुला और हतीन में जन समस्याओं को सुनेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही इससे पहले बागपुर गांव में सीएम पहुंचे हुए थे, जहां पर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और 3 दिन तक जिले के अलग अलग गांव में मुख्यमंत्री पहुंचकर लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। तो मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी पलवल से इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और लगातार ग्रामीणों की समस्याओं को मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। दरअसल 3 दिन का ये दौरा मुख्यमंत्री का पलवल में है, जहां पर अलग अलग गांव में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। जिले के बागपुर गांव में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने ग्रामीणों ने जोहड़ के सौंदर्यीकरण की मांग को रखा, जिस पर मुख्यमंत्री के जोहड़ के जल्द सौंदर्यीकरण का उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अलावा बागपुर गांव में महिलाओं ने बेटियों के लिए कॉलेज की भी मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीण अपनी अपनी समस्याओं को मजबूती के साथ रख रहे हैं और मुख्यमंत्री हरियाणा स्टाइल में जन समस्याओं को सुन रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री 3 दिन तक पलवल जिले के अलग अलग गांव में जाकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। बागपुर गांव में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना। ये पहली तस्वीर बागपुर गांव की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना। और उसके बाद दतीर गांव की ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दतीर गांव पे मुख्यमंत्री का जो जनसंवाद कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो ये 2 तस्वीरें जनसंवाद कार्यक्रम के मुख्यमंत्री के। उधर सीएम ने महिलाओं को आश्वासन दिया है, बेटियों के लिए कॉलेज की मांग चूंकि महिलाओं की ओर से रखी गई, इस पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आश्वस्त किया और ग्रामीण भी मजबूती के साथ अपनी अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। हरियाणा स्टाइल में मुख्यमंत्री जन समस्याओं को सुन रहे हैं। और बागपुर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 साल से सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है। अगर मैं अकेला बोलता रहूंगा तो आप खड़े होकर के बाद में ताली बजा के चलते बढ़ोगे। कोई कहेगा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, और कोई कहेगा ना भी जमा मजा ही नहीं आया वो आप कहने लग जाओगे। लेकिन वार्तालाप में, संवाद में, बातचीत में कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आप बोलेंगे, सबके मन की तसल्ली करके जाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले जिस गांव में मैं आया हूं, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले 8 साल में आपकी सरकार हरियाणा में काम कर रही है और इन 8 सालों में हमने जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, चाहे वो गांव में गली नाली की बात हो, चाहे बड़े बड़े काम हो, कहीं यूनिवर्सिटी खोलने, कहीं कॉलेज खोलना, कहीं अस्पताल खोलने हैं। और बागपुर में जन समस्याओं को सुनते हुए लोगों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के पंचायत चुनाव में 50% हिस्सेदारी महिलाओं को मिली है और आज कोई भी पंच और सरपंच अनपढ़ नहीं है। पंच
सब पूरे हरियाणा में 50% संख्या निश्चित कर दी है। इससे कम नहीं होगी कोई महिला, एक भी कम नहीं होगी। और ये हरियाणा ही है जिसने ये काम किया है। इससे पहले एक और काम किया था पंचायतों के लिए कि हमारा कोई सरपंच महिला हो या पुरुष हो अनपढ़ नहीं होगा। पढ़े लिखे पंच सरपंच ये हरियाणा ने दिए हैं और किसी स्टेट ने नहीं दिए हैं। अच्छी बात है कि नहीं? उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि दरअसल सरसों और गेहूं की खरीद न होने से किसान परेशान हो रहे हैं। मंडियों में फसल का उठान नहीं हो रहा है, इस वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं स्वयं मंडियों में गया था, संभाल का, गरौंडा, पानीपत, करनाल, और वहाँ पे बहुत सारे किसान भी मिले मेरे को और व्यापारी भी मिले। 8 दिन में एक तो जो सरसों की, इससे पहले सरसों की खरीद हुई थी, किसानों को 500 से लेकर कम रेट एमएसपी की बात करते हैं, उन्होंने कम रेट डिस्ट्रेस से बेचना पड़ा। इन्होंने एमएसपी नहीं दी सरसों, तो 50 एमएसपी है, लेकिन किसान ने कहीं 4600, कहीं 4500, कहीं 800, कहीं 4400 इस भाव से वो सरसों वहां बेचनी पड़ी। अब बेमौसमी बारिश हुआ, परेशान है। 17 लाख एकड़ के करीब जो अब तक जो उसमें आई है खराब की रिपोर्ट मिली है, जबकि गिरदावरी 10% की हुई है। गेहूं की कटाई हो चुकी, कब गिरदावरी होगी, कब नुकसान आता जाएगा, ये समझ से बात है, क्योंकि इनके पास पटवारी पूरे नहीं है। पोर्टल पे चलते हैं, पोर्टल क्या बताएगा भाई। अब इसी प्रकार से जो खरीद के उसमें जो कल इन्होंने कहा कटौती 37 रुपए प्रति क्विंटल तक कटौती किसान पर डाल रहे हैं, और आज भी खरीद शुरू नहीं हुई, जबकि ये कहा सहन होना चाहिए। तो कटौती अगर करते हैं तो हरियाणा सरकार उसकी पूर्ति करेंगे, केंद्र की चिट्ठी आएगी, उसकी इंतजार करेंगे, इसका क्या। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे रोहतक से बड़ी खबर की। एक बड़ी और अहम जानकारी रोहतक से सामने आ रही है। दरअसल आग लगने की घटना हुई है रोहतक में। एक बड़ी खबर रोहतक से इस वक्त आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आग लगने की घटना सामने आई है। होटल में आग लगी है। रोहतक के होटल में भयंकर आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इस आग का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया इस आग में। बड़ी खबर रोहतक से इस वक्त आपको बता रही है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एक होटल में ये आग की तस्वीरें, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। आसपास की दुकानों को भी इस आग की वजह से नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह सामने आ रही है। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोहतक के होटल में आग लगने की जानकारी तस्वीरों के साथ इस वक्त आपको बता रही है और लाखों रुपए का नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। दिनेश कौशिक जुड़ गए रोहतक से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ। दिनेश, क्या अपडेट है ताज़ा इस आग को लेकर? जो होटल के मालिक है उनसे जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है। आग इसलिए लगी थी, होटल के पीछे खड़ी 2 बाइकें भी जलकर खाक हो गई। तो वहाँ पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। किसी राहगीर ने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में फोन किया और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर मुश्किल से काबू पाया। फिलहाल स्थिति ये है कि वहां पर होटल में रखे लाखों रुपए का सामान जो है जलकर खाक हो गया। हालांकि जान माल की हानि यहाँ पर नहीं आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश कौशिक जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और बिजली के दामों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि 47 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली दर को बढ़ाकर सरकार लोगों को परेशान कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन दरों को वापस लेने की मांग की है। 47.5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की है। यानी एक परिवार अगर 6 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे 300 रुपए अधिक भुगतान करना पड़ेगा।
ये केवल जो है इन्हीं कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और जनता, आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। कि हमारे कार्यकाल में 2 रुपये 94 पैसे का हमारा एग्रीमेंट था अडानी से, 25 साल तक का, 25 साल तक उनको 2 रुपये 94 पैसे देना। अब वो तो उन्होंने दी नहीं, बाहर से इन्होंने खरीद करी 10-10, 11 यूनिट प्रति यूनिट खरीद की, तो सिर्फ उनको लाभ पहुंचता कंपनी कॉर्पोरेट। और वैल्यू कट को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। कहा कि वैल्यू कट हमें स्वीकार नहीं है और इसलिए हमने केंद्र से पत्र लेकर अनुरोध किया है इस संबंध में, जब तक ये वापस केंद्र सरकार की ओर से नहीं लिया जाता है तब तक इसकी राशि का वहन हरियाणा सरकार की ओर से किया जाएगा। देखिए, इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से किसान संकट में था, उसकी फसल भी खराब हुई है और हरियाणा सरकार ने विशेष गिरदावरी करा के उसको मुआवजा देने का आदेश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मई के महीने तक उनको सबको पैसा मिल जाएगा। और ये मंडियाँ चली हैं तो एक नया संकट आया कि इस बेमौसमी बारिश की वजह से गेहूँ के दाने की चमक कम होगी। आमतौर पर जो हम खरीद करते हैं सारी भारत सरकार के लिए करते हैं, FCI के लिए, तो वो इस दाने को स्वीकार नहीं करते। तो हमने चिट्ठी लिखी कि भैया कम चमक वाला दाना है, लस्टर लॉस है, उसको भी आप जो है स्वीकार करें। और भारत सरकार ने बोला है कि 5 रुपये 31 पैसे काट के जो लस्टर लॉस होगा वो हम उसको स्वीकार करेंगे। दूसरा था टूटा हुआ दाना, 6% से ज़्यादा टूटा हुआ दाना था, उसमें भी किसान को संकट हो सकता था कि उसका दहरी रिजेक्ट हो जाए, उसकी खरीदार ना हो, औने पौने दाम में उसको बेचना पड़े। भारत सरकार ने उसके लिए भी क्लियर कट गाइडलाइन दे दी कि वे 2% पर 5 रुपये 31 पैसे की कटौती होगी। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा है कि ये कटौती हमें स्वीकार नहीं है। भारत सरकार से दोबारा प्रार्थना की है कि कटौती ना की जाए, और कटौती होती भी है तो उन्होंने कहा है कि ये पैसा जो है हरियाणा सरकार किसान को देगी, इसलिए किसान को किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उठान को लेकर भी कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से मंडियों से उठान में देरी हुई है और इसके पूरे बंदोबस्त हमारी ओर से किए गए हैं। 48 से 72 घंटे के अंदर किसानों की पेमेंट भी हो जाएगी। पिछले हफ्ते तक तो बारिश थी, मॉइस्चर था, और एकदम से गलत आया है। पिछले 3 दिन में 12 लाख टन गेहूँ आ गया, बहुत ज़्यादा है। और हमारी व्यवस्थाएं पूरी है उठाने की। और एक जरूर किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि मॉइस्चर का ध्यान रखें, सूखा गेहूँ लाएं ताकि मंडी में उसको वेट ना करनी पड़े। और लिफ्टिंग का प्रबंध भी हम कर रहे हैं और तुरंत इनको 48 से लेकर 72 घंटे में उनको पेमेंट भी करेंगे। और ये तो 10-12 दिन है, इसमें पूरा मंडियों में हम चेकिंग भी करेंगे। हमारे वरिष्ठ AC स्तर के अधिकारी हैं, वो जिला वाइज वो भी लगा दिए हैं। मैं भी मंडियों में जाऊंगा और किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और फसलों पर कट लगाने को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से ये कहा गया है कि आज शाम तक सरकार अपना रुख स्पष्ट कर दे, वरना गुरुवार को वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। कल से सरकार की तरफ से जो बात आ रही है ट्विटर के माध्यम से या किसी और मीडिया के माध्यम से, वो ये आ रही है गेहूं के मसले में, वो ये आ रही है कि स्टेट सरकार ने केंद्र सरकार को कहा है कि जो कट लगाया गया है गेहूं पे उसको छोड़ दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए। और उसने साथ ही में ये भी कहा है कि जब तक सेंटर का जवाब नहीं आता तब तक उसको स्टेट सरकार वहन करेगी। तो कई लोगों में ये कंफ्यूजन हो गया है कि अब तो स्टेट सरकार ने उठ लिया है। ऐसा नहीं है। उसका जो अर्थ है वो ये है कि हरियाणा के आड़तियों ने हड़ताल की हुई है। इन्होंने ये कहा है कि हम पर्चा नहीं कटाएंगे, हम किसानों के फायदे के लिए भर तो रहे हैं, लेकिन हम लिखवाएंगे नहीं जब तक सरकार क्लियर नहीं करती। अपनी जो है वीडियो के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि एक बात आप शाम तक क्लियर कर दो कि पूरा सीजन अगर केंद्र सरकार कट माफ नहीं करती है तो स्टेट सरकार माफ करेगी। अगर आपने शाम तक ये लेटर भेज दिया तो हमारा जो है वो कल की जो हड़ताल है रोड जाम करने की वो समाप्त होगी। और अगर आपने शाम तक ये लेटर ना भेजा तो कल के
चलिए बढ़ते हैं आगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर 2 बसों में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। गुरुग्राम से इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी गुरुग्राम से इस वक्त आपको बता रही है, जहां पर 2 बसों में आग लगने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। गुरुग्राम से इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी, आग का तांडव वहां पर देखने को मिला। दरअसल 2 बसों के अंदर ये आग लगी है। गुरुग्राम से खबर है, जहां पर आग लगने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 2 बसों में ये आग लगी है। गुरुग्राम से बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रही है, 2 बसों में आग लगने की जानकारी। 2 स्कूल बसों में आग लगी है, इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और आग काफ़ी भयंकर है, दूर से ही इस आग का ये धुएं का गुब्बारा आप देखिए। यूरो इंटरनेशनल स्कूल की ये बस बताई जा रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन दमकल की 4 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है। स्कूल की पार्किंग में ये दोनों बसें खड़ी हुई थीं, इसलिए कोई बड़ा नुकसान या फिर कहें कि जनहानि होने से बच गई। इसमें कोई हताहत अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। यूरो इंटरनेशनल स्कूल की ये 2 बस जो पार्किंग में खड़ी हुई थी, जिनमें अचानक से आग लगी, लेकिन इस आग के पीछे की वजह क्या रही, अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अभी नहीं आई है स्कूल में, कोई हफ्ता ही हुआ होगा अभी जी। एसी बस, हाँ, अब बस की ही गलती है या किसकी, स्कूल वालों की है या मेंटेनेंस की गलती है। सरकार क्या करती है, एक बच्चा है, हमारा बच्चा तो स्कूल से आता जाता है, बस से ही आता जाता है। अगर बस में चढ़ने के बाद ऐसा हो जाता है या रोड पे चलने से हो जाता, बस में आग लग जाती है, तो हम क्या कर पाते। बिल्कुल बहुत गलत है सर। ये तो ये है कि अभी 10-5 मिनट का फ़र्क होगा, बच्चे नहीं बैठे थे उस बसों में। अगर यही कहीं रास्ते में इतना बड़ा हादसा हो जाता तो कैसे संभालते, बच्चे निकालने पड़े, बहुत मुश्किल हो जाती। 30-40-50 बच्चे भर रहते हैं बसों में, हम लोग फीस भी पे कर रहे हैं, 30-40% हमारी फीस भी बढ़ाई जा रही, तो उसमें फैसिलिटी क्या मिल रही है। इस तरह के हादसे देख के तो हमारा बच्चे स्कूल आने के लिए मना कर रहे हैं, हम लोग हमें कहीं और शिफ्ट कर दो। बच्चा ने भी देखा, छोटे छोटे बच्चों, उनके दिल में क्या बात बीती, अंदर बैठे होते और ये शॉर्ट सर्किट चलती सड़क पर हो जाता तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बच्चे को बस से निकालना कितना भारी पड़ जाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस आग के बाद सवालिया निशान जो हैं स्कूल के ऊपर भी उठ रहे हैं कि क्यों ऐसी बसों की मेंटेनेंस नहीं कराई गई, जिससे कि ये पता लग सकता था कि जो बसें हैं उनकी हालत क्या है। पीछे जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से 2 बसों में आग लगती है, और आग लगने में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर ये स्कूल बस अगर सड़क पर चल रही होती, चाहे गर्मी के कारण आग लगी हो, चाहे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो, अगर ये सड़क पर चल रही होती तो क्या होता उन बच्चों का जो कि इसके अंदर बैठे होते, क्योंकि बच्चों को बसों में बैठाने में भी समय लगता है, तो वैसा ही समय उतारने में भी लगता है। मैं बता दूं कि स्कूल के बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं, और मैं आपको बता दूं कि आंखों में कहीं ना कहीं हल्के हल्के आंसू भी हैं। हालांकि जो परिजन हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मगर इनकी आंखों को देखकर, इनके चेहरे को देखकर साफ पता लगता है कि कितना बड़ा डर इनके दिल को अब सता रहा है कि अगर बच्चे बसों में होते तो आखिर क्या होता। कितने परिवार जो थे उनके चेहरे से मुस्कान छूट जाती, उनके चिराग जो थे वो बुझ जाते, क्योंकि जिस तरीके से आज ये 2 बसें जिनमें आग लगी है, तो गनीमत ये रही कि 1 घंटे के बाद जो है स्कूल की छुट्टी होनी थी, फिर इसमें बसों के अंदर बच्चों को भरकर घर तक छोड़ा जाता, मगर उससे पहले ही इसमें आग लग गई, और आग लगने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने इस आग को बुझा लिया। मगर ऐसे में सवालिया निशान स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं कि जिन बसों को इस बात का टेंडर दिया गया है कि वो बच्चों को छोड़ने और लाने का काम करेंगे, तो ऐसे में उन बसों की मेंटेनेंस की पुष्टि कौन करेगा। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी इस मामले के अंदर जांच की बात कर रहा है, और हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी जांच की जाए और जो दोषी हो उसको सजा दी जा सके। गुरुग्राम से मोहित कुमार, कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज। और कोविड के केसेस बढ़ने के साथ ही शासन स्तर से प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, और साथ ही प्रशासन लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। अब इस बीच फरीदाबाद में कोविड को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, इंडिया न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 65 नए कोरोना के मामले आए हैं, और अब एक्टिव केस 292 तक पहुंच चुके हैं, जबकि 7 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। और इसी के देखते हुए बढ़ते मामलों को अब सरकारी हॉस्पिटल में अब कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं। हम फिलहाल बल्लभगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में हैं, और यहाँ देखिए तमाम जो यहाँ पेशेंट जो पहुँचते हैं, अगर उनमें खांसी जुकाम के अगर कुछ लोग होते हैं तो उनका यहाँ टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट हो भी रहा है। देखिए आप यहाँ टेस्ट किया जा रहा है, रैपिड टेस्ट हालांकि यहाँ किया जा रहा है, और ये जांच की जा रही है कि कहीं कोरोना तो नहीं है।
और ये इसीलिए पूरी कवायद है कि कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके। बल्लभगढ़ में ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है कि सरकारी अस्पताल जितने भी हैं जिले के, सभी में ये टेस्ट कराए जा रहे हैं। और हमारे साथ में चूँकि SMO हैं बल्लभगढ़ के TC गिडवाल, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति है फिलहाल अगर बल्लभगढ़ सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो कोरोना को लेकर? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि कोरोना के केस काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से हिदायतें भी आई हैं कि जितने टेस्ट शुरू कर दीजिए। फिलहाल बल्लभगढ़ के अंदर हमने 3-4 दिन के अंदर 100 से ऊपर के टेस्ट कर लिए हैं, जिसमें से हमारा 1 केस पॉजिटिव आया है और अभी भी टेस्टिंग हमारी जा रही है। फिलहाल अभी शुरुआत में हमने रैपिड टेस्टिंग शुरू कर रखी है, जैसे अभी आपने उसका एग्जांपल देखा भी आपने, तो आगे RT-PCR टेस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे। और हमने OPD के अंदर हिदायतें दे दी हैं कि जैसे जैसे कोई पेशेंट अगर आपका खांसी का, जुकाम का, बुखार का आता है तो उसकी टेस्टिंग कराई जाए। अच्छा, और क्या बचाव किया जा सकता है ताकि जो रफ्तार को रोका जा सके इसकी जो कोरोना की? देखिए, सबसे पहले जैसे हमने अभी बात की है कि प्रिकॉशंस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मस्ट हैं कि कहीं भी आप सर्विस स्थान पर जाते हैं, अस्पताल में आते हैं, कहीं भी आते हैं, पेरेंट्स हों या बच्चे हों, मास्क वगैरह पहनें, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें और अगर कोई केस अगर आपका निकल भी आता है तो उसका आइसोलेशन रखें और दवाइयाँ टाइम से लें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बल्लभगढ़ SMO TC गिडवाल, जो साफ तौर से लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो बिना मास्क के हॉस्पिटल आ रहे हैं या सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच रहे हैं वो सबसे पहले मास्क लगाएं, तभी इस कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सकता है। इसके साथ साथ में चूंकि अब हर सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना के टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं और बल्लभगढ़ में भी रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि 100 से ज़्यादा रैपिड टेस्ट में केवल 1 कोरोना संक्रमित बल्लभगढ़ में मिला है। बल्लभगढ़ से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे गुरुग्राम से खबर की, जहां पर 2 दिवसीय मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकी शर्मा ने शिरकत की। तो गुरुग्राम में G20 वैश्विक नेतृत्व के पद पर भारत की थीम पर 2 दिवसीय मीडिया संवाद कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा उप सभापति हरिवंश और सांसद कार्तिकी शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में सांसद कार्तिकी शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया। मीडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकी शर्मा ने कहा कि खबरों का महत्व तभी होता है जब खबरों को सही समय पर सही तरीके से और सच्चाई के साथ दिखाया जाए। इसके अलावा कार्तिकी शर्मा ने कहा कि देश हित को ध्यान में रखकर पत्रकारिता करनी चाहिए। ITV ग्रुप हमेशा देश हित के लिए अपना काम करता रहेगा। अपने संबोधन में कार्तिकी शर्मा ने कहा कि 2 साल पहले नोटरी का एक्ट खत्म किया गया। यह एक्ट गुलामी की मानसिकता का प्रतीक था। अब सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर लोगों पर नोटरी एक्ट थोपा जा रहा है। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ न्यूज़ रूम लाइव से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।